हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे थे और मैट्रिसेस में बेसिक जितने थे इंट्रोडक्शन के बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज जितने थे, इनवर्स, एडजॉइंट, सारी की प्रॉपर्टी पढ़ते हुए प्रॉब्लम सेशन किया। 2 प्रॉब्लम सेशन किए, जितने कॉन्सेप्ट पढ़े उतने गए। आज हम फिर से कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं। उस साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो होता है वो होता है रैंक। पता लगाना जल्दी से कि उसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, खासतौर से नॉन होमोजीनियस के। होमोजीनियस के तो डिटर्मिनेंट मेथड से इजीली पता चल जाता है कि सॉल्यूशन क्या होगा नहीं होगा, लेकिन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस नेचर का होगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट में यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, फिर इनकंसिस्टेंट होगा। वो रैंक मेथड से इजीली पता चलता है। तो रैंक मेथड पता करने के लिए एक फॉर्म है मैट्रिसेस का, वो कंपलसरी पढ़ना होता है, इक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। इक्लन फॉर्म मैट्रिसेस का जानना कंपलसरी है, तभी रैंक डिसाइड करते हैं हम। इक्लन फॉर्म 2 तरह के होते हैं। इक्लन फॉर्म एक होता है रो इक्लन फॉर्म मैट्रिक्स, आरईएफ कहते हैं। दूसरा कॉलम इक्लन फॉर्म मैट्रिसेस, सीईएफ कहते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन बनाएंगे वो इसी पे बेस्ड बनाएंगे, रो इक्लन फॉर्म मैट्रिक्स पे। क्वेश्चन क्या बनाएंगे? रो इक्लन फॉर्म मैट्रिक्स पे क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसी में बेस बनाना है, तो इसी को डिटेल में जो उसी से रिलेटेड पढ़ना है। तो मैंने इक्लन फॉर्म का डेफिनेशन लिखा, अ मैट्रिक्स इज इन रो इक्लन फॉर्म। एक मैट्रिक्स को रो इक्लन फॉर्म में कहा जाएगा व्हेन इट सेटिस्फाई, वैलिड फुलफिल करता है द फॉलोइंग कंडीशन। ये तीन कंडीशन फुलफिल किया तो मैट्रिक्स इक्लन फॉर्म में है। पहला कंडीशन है फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो। हर एक रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, जिसको हम लीडिंग एंट्री भी कहते हैं। लीडिंग एंट्रीज 1 होना है। फिर हम नोट भी लिखाएंगे इस पे एक वर्ड, लेकिन अभी डेफिनेशन में कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो, जिसको फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को हम कहते हैं लीडिंग एंट्री, उसका वैल्यू 1 होना। दूसरा, ईच लीडिंग एंट्रीज जो नॉन जीरो एलिमेंट है रो में, ईच लीडिंग एंट्रीज इन अ कॉलम। फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्रीज, तब सेकेंड कॉलम में ईच लीडिंग एंट्री इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री। जो लीडिंग एंट्री है उसके राइट में, इन द प्रीवियस रो। एग्जाम्पल से पता चलेगा, एक प्रीवियस रो में लीडिंग एंट्रीज यहां है, इसके बाद वाले रो में लीडिंग एंट्रीज राइट में यहां पे होगा या यहां पे होगा, तो इससे उधर इधर नहीं आ सकता है। अब और है रोज विथ जीरो एलिमेंट्स। एक रो का सारा एलिमेंट जीरो होगा। कैसे? इफ एनी कोई है तो बिलो रो हैविंग ए नॉन जीरो एलिमेंट। सारे एलिमेंट जिस रो के जीरो है वो कहां पे आएंगे? ऐसे रो के नीचे आएंगे जिसके पास नॉन जीरो एलिमेंट है। ये तीनों कंडीशन फुलफिल करना कंपलसरी है इक्लन फॉर्म के लिए। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस रो का काफी है। हम क्या किए? 1 2 3 4 0 0 1 2, ओके। फिर 0 0 0 1,
3/3 है तो इक्वलेंट फॉर्म है। क्यों कि फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्रीज 1 है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो में लीडिंग एंट्रीज कॉलम में होना है इसके राइट में, तो इसके राइट में यहां नहीं, यहां तो है ना, इसके राइट में ही पड़ रहे हैं। थर्ड रो यहां नॉन जीरो एलिमेंट है, इसके राइट में होना यहां है। ओके 1 2 3 4 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 राइट। ये है 4/4 मैट्रिक्स। तो देखो इसमें फर्स्ट रो का नॉन जीरो एलिमेंट 1 हो गया, ये फर्स्ट कॉलम में पड़ा एलिमेंट ये। अब सेकेंड रो का इसके राइट में होना, इसके राइट में या तो सेकेंड कॉलम या तो थर्ड कॉलम या तो फोर्थ कॉलम, तो थर्ड कॉलम में 1 है, वैलिड। अब इस रो का इस रो पे शिफ्ट करेंगे तो इसके राइट में होना, तो थर्ड में है तो फोर्थ में होना, यहां हो गया। और फोर्थ रो में 0। अब जो रो 0 होता है वो हमेशा किसके बिलो होता है, नॉन जीरो रो के। ये थर्ड जो है नॉन जीरो रो उसके जस्ट बिलो है ये 0 रो, तो ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म है, रो का इक्विवेलेंट फॉर्म। क्या है, रो का इक्विवेलेंट फॉर्म। एग्जांपल इक्विवेलेंट फॉर्म कैसे बनाते हैं वो बताएंगे क्वेश्चन लिखकर। आपको याद रखना है कौन कौन सा स्टेप है, बस और कुछ नहीं करना है। प्रोसीजर बोलूंगा, आप क्वेश्चन के थ्रू आपको करना है। तो एक और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे यहां पे 1 2 तो 0 1 1 2 0 1, तो यहां 0 0 आना कंपलसरी है क्योंकि ये 2/3 3/2 है। तो फर्स्ट रो में नॉन जीरो एंट्री जो है 1 हो गया, तो सेकेंड रो में जाएंगे तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम में देखना होगा, इसके राइट में 1 है, आ गया। और थर्ड रो देखेंगे तो इसमें अब कॉलम है नहीं, तो इसके जस्ट बिलो वाला 0 0 लिख सकते हैं, तो 0 0 हो गया। तो नॉन जीरो रो के नीचे 0 रो है, तीनों कंडीशन वैलिड है, 3 कंडीशन थे, तीनों कंडीशन वैलिड है। अब हम रैंक निकालेंगे, उसी जगह इक्विवेलेंट फॉर्म जनरेट करेंगे, वहां पे पता चल जाएगा इक्विवेलेंट फॉर्म कैसे जनरेट किया जाता है। अभी मैंने डेफिनेशन बताया, 2 बार करना पड़ेगा मुझे, तो रैंक का भी डेफिनेशन साथ में ले लेते। उसके बाद हम एक मैट्रिक्स लेंगे, उस मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर वहां से रैंक डिसाइड कर लेंगे। तो दोनों काम हो जाएगा, रैंक भी डिसाइड होगा, इक्विवेलेंट फॉर्म भी सीख लेंगे, तो टाइम कम लगे वेस्ट होगा। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे हेडिंग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, तुम क्या कर सकते, यू कैन थिंक R cross C matrix, can think R cross C matrix as a set of R row vectors are row vectors each having C element. रोज वेक्टर होना चाहिए, R rows vector each
having C elements, each having C elements, or a set of C columns vectors each having R elements. ये पहले सोचना है कि एक मैट्रिक्स है R क्रॉस C, उसमें R रो होंगे, तो हर रो में कितने एलिमेंट होंगे? C एलिमेंट होंगे। C कॉलम्स होंगे, हर कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे? R एलिमेंट होंगे। ये सोचना है। उसके बाद रैंक कैसे डिफाइन होगा? रैंक कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब दोनों में रेसिप्रोकल का, दो रो में कोई रिलेशन नहीं होना, जैसे रेसिप्रोकल होना या आइडेंटिकल होना, ऐसा कुछ नहीं होना, दोनों रो अलग होना, जितने रो है वो रो का अलग अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना। एक का भी दूसरे पर डिपेंडेंट हो गया तो वो काउंट एक ही होगा। अगर दो है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो दोनों में से एक ही काउंट होगा, दो काउंट नहीं होगा। अब हम बोल रहे हैं rank, the rank of a matrix defined as the rank of a matrix, the rank of a matrix defined as, first क्या है? the maximum number of linearly independent rows vectors in the matrix. Okay, the maximum number of linearly independent row vectors in the matrix. मैक्सिमम नंबर जो होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, से 5 रो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो 5 रैंक हुआ, 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट तो 4, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट तो 2 रैंक। दूसरा इसी में द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट column vectors in the matrix. Okay, confirm? ये हुआ मैक्सिमम नंबर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन हम काम करेंगे रो पे, तो इसी को तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर इन अ मैट्रिक्स, जितना नंबर होगा वही उसका रैंक होगा। अब बोथ डेफिनेशन आर इक्वली डिफाइंड, बोथ डेफिनेशन आर इक्वली इक्विवेलेंट, दोनों चीज बोल सकते हैं, दोनों डेफिनेशन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम काम करेंगे इस पे रो फॉर्म पे काम करेंगे, तो वहीं पे होगा रो फॉर्म पे काम।
अब सपोज डेट के फॉर आर क्रॉस सी मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो क्या होगा पहले देखो। पहला, इफ आर इज लेस देन सी, if r is less than c, then maximum rank, if r is less than c, then maximum rank of the matrix is R. दूसरा, if R is greater than C, then maximum rank of the matrix is C. याद रखना, अनइक्वल रो कॉलम है तो रो का नंबर कम होगा तो मैक्सिमम रैंक रो के बराबर आ सकता है, और कॉलम कम होगा तो मैक्सिमम रैंक कॉलम के बराबर होगा। जो कम होता है मैक्सिमम रैंक उतना ही आता है, ये याद रखना है और कुछ नहीं। ओके, अब मैट्रिक्स का रैंक 0 भी होता है, नल मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है। नल मैट्रिक्स है तो उसका रैंक क्या होगा? 0 होगा। अगर मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट भी नॉन जीरो है तो उसका रैंक 1 होगा, 1। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स would be 0 only if the matrix has no elements, that is null matrix. If a matrix has even one elements, its rank would be 1। जिसको लिखना है फिर से लिख लो, I repeat, the rank of a matrix would be 0 if and only if it has no elements, that is null matrix। If matrix has even one element, its minimum rank would be 0। its rank would be 0। अब हम रैंक कैसे फाइंड करेंगे वो बताने जा रहे हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 0 1 2 1 2 1 2 7 8। हम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लाएंगे। क्या करना है, प्रोसीजर पहले पाइवोट कहते हैं। ऐसा रो को ढूंढना जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट हो, उसको शिफ्ट करके फर्स्ट पोजीशन पे लाना।
तो यहाँ 0 था, काम नहीं होता, इक्लन फॉर्म नहीं बन सकता था। तो सेकेंड में था तो R1 R2 को शिफ्ट किया, 1 2 1 0 1 2 2 7 8। रो कॉलम ऑपरेशन लगा के ही हम इक्लन फॉर्म चेंज करेंगे। पहला ऑपरेशन था नॉन जीरो एलिमेंट लेके, अब यहाँ 1 दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ 0 है ही, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 करना है क्योंकि इसके राइट में 1 है, इसके राइट में इधर आना 0 1 आना, इधर 0 आना। काम क्या करेंगे कि इसमें R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस 2 R1, 1 2 1 0 1 2, ये 0 हुआ। R2 को रिप्लेस किए 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 माइनस 2 0, 7 में से 4 गया, यहाँ पे 3 के, एंड 8 में से 4 गया 4, सॉरी हाँ, यहां पे 5 आना, ये 1 है, 7 माइनस 2 5, राइट, कोई दिक्कत? अब इसका इक्विवेलेंट आगे लगाएंगे, यहां नॉन जीरो, यहां नॉन जीरो, इसके राइट में, इसके राइट में नॉन जीरो, इक्विवेलेंट फॉर्म बना नहीं। अब क्या करेंगे, यहां पे R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 5 R2 से, राइट। क्या था, 0 1 2 1 2 1 2 7 8। तो पहला था इंटरचेंज किया था, तो 1 1 2 1 0 1 2 2 7 8। इसके बाद R2 सॉरी R3 था रिप्लेस, R3 माइनस R2, R3 R3 माइनस 2 R1, तो 2 से मल्टीप्लाई 0, उसके बाद 7 में से 4 गया 3, वेरी बैड, और 8 में से 2 गया 6। R3 को, R2 में तो 0 आ ही गया, यहां पे 1 नॉन जीरो, कोई दिक्कत है नहीं, इसके राइट में है, बिलो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इसका 1 है। अब इसमें ये क्या किया, R3 का, अब यहां पे 1 आना या 0 आना, ये दोनों 0 होना कंपलसरी है इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने के लिए। तो इसको 0 करने के लिए R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस 2 R1, तो आया 2 माइनस 2 0, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 6। अब R3 को फिर से रिप्लेस, ये 0 है, तो अब इसको 1 के साथ करना होशियारी नहीं है, क्योंकि आ जाएगा यहाँ पे 0 चाहिए, तो 2 के साथ ज्यादा होशियारी है। R3 को रिप्लेस में R3 माइनस 3 R2, R3 माइनस 3 R2, तो आया ये तो 1 2 1, ये 0 1 2, लेकिन यहां पे 0
यहां पे भी 0, यहां पे 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 2 0, राइट। तो अगर ये था मैट्रिक्स तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म आया रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ये चेंज करते करते एक ऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑपरेशन। अब इसमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नॉन जीरो रो कितने, 1 2, ये जीरो रो है, तो नॉन जीरो रो ये दोनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो इसके रैंक जो है, अभी वो डेफिनेशन दिया था, तो लिखेंगे रैंक ऑफ A इक्वल टू 2, रैंक ऑफ A इक्वल टू 2, राइट। अगर यहां पे भी एक एलिमेंट आता है अभी नॉन जीरो, 1 2 3 काउंट में होता, तो लिखते रैंक ऑफ A इक्वल टू 3। तो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने का तरीका दिखाया, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर आप लोग पकड़ेंगे कैसे कैसे कर रहे हैं। जब क्वेश्चन कर रहे होंगे, आज ही करेंगे क्वेश्चन, आई होप एग्जांपल में साइमल्टेनियस इक्वेशन में इक्विवेलेंट फॉर्म बनाएंगे। अब है फुल रैंक। अगर सारे वेक्टर, कॉलम वेक्टर या रो वेक्टर, अगर कॉलम वेक्टर के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं या रो वेक्टर के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं, तो सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उसका फुल रैंक आएगा when all of the vectors in a matrix, न लिख सकते तुम फुल रैंक का, when all of the vectors in a matrix are linearly independent, सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट, कोई भी 0 0 नहीं आता है, कोई भी रिलेशन नहीं मिलता है, then we can say matrix contain full ranks, can say matrix contain full ranks। यहां तुम्हें मैं एक नोट बताना चाहता, वो नोट समझो क्या है। नोट ये है कि मैंने इक्विवेलेंट फॉर्म में 1 रखा था, जरूरी नहीं कि लोग 1 ही रखे, नॉन जीरो एलिमेंट रखना कंपलसरी हो, तो बाकी सारे रूल सेम है, नॉन जीरो एलिमेंट रखना कंपलसरी रहता है अगर फास्ट सॉल्व करना है तो। फास्ट, बी केयरफुल, नहीं थोड़ा सॉल्व करना है स्लो तो 1 यहां पे ले आते तो अच्छा रहता, कि ज्यादा समझ में आता। तो जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है हर एक रो में, दैट इज जैसे जैसे हम राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे, वो 1 का होना कंपलसरी नहीं है, कोई दूसरा भी नॉन जीरो रख सकते हैं, लेकिन आप अभी बिगनर है तो 1 रख के काम कीजिएगा। ये मेरा नोट्स था, आपको याद रखने वाली बात है। फुल रैंक के बाद, नोट के बाद हम लोग काम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, राइट। कोई दिक्कत? तो आज पहले इसका साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन देख चुके हैं डिटरमिनेंट मेथड से। डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्यूशन निकालना आसान नहीं, बहुत टाइम लगता है। उससे क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कितना सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा या
सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट होगा तो फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट होगा। उसमें भी अगर नॉन होमोजीनियस है तो बहुत टाइम लगता है, होमोजीनियस का आसान होता है डिटर्मिनेंट से। तो नॉन होमोजीनियस का पता करना कि सॉल्यूशन कितना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, सॉरी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा कंसिस्टेंट है तो यूनिक है या इनफाइनाइट है। तो मैट्रिक्स मेथड में रैंक मेथड जो है वो फास्ट काम होता है, इजली। वो कंडीशन, 3 कंडीशन लिखाएंगे, वो 3 कंडीशन याद रखना होता साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। सॉल्व मतलब सॉल्व भी हो जाता और वहां से ये भी पता चल जाता कि सॉल्यूशन कितना होगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती कि देखना है कि सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, फिर सॉल्यूशन दूसरे तरह से कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। रैंक अगर डिसाइड करने जा रहे हैं तो लास्ट में वहीं पे सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, और रैंक डिसाइड करने के टाइम में ही पता चल जाता है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है। कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन में यूनिक है या इनफाइनाइट है, रैंक मेथड से। लेकिन उससे पहले मैट्रिक्स मेथड का और भी मेथड है, लेकिन उससे हम सॉल्व नहीं करते हैं, बता देंगे, बताएंगे, बेफिक्र रहिए, बताएंगे। तो नॉन होमोजीनियस का ही काम करते हैं खास तौर से मैट्रिक्स मेथड में। तो पहला हम 3 वेरिएबल कंटेन करता है वही लिखता है। 2 वेरिएबल बहुत हो चुका, आप कर ही लेंगे। 3 वेरिएबल में ही दिक्कत होता है, तो 3 वेरिएबल का हम लिख रहे हैं। a1x b1y प्लस c1z d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z d3। इसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में इस तरह। कलेक्शन ऑफ डेटा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, x y z d1 d2 d3। इस मैट्रिक्स का नाम होता है A, इस मैट्रिक्स का नाम होता है X, इस मैट्रिक्स का नाम होता है B। तो X इक्वल टू B नोट कर लेंगे आप। तो मैट्रिक्स A क्या लिखाएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। x कॉलम वेक्टर है जो अननोन वेक्टर है, क्या है, कॉलम अननोन वेक्टर है, x y z। अब b क्या होगा, d1 d2 d3। ये भी कॉलम है लेकिन कांस्टेंट वेक्टर है, ये कांस्टेंट कॉलम वेक्टर है, ये वेरिएबल कॉलम वेक्टर है, और ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका नाम है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका नाम है कॉलम अननोन या वेरिएबल वेक्टर। इसका नाम है कॉलम कांस्टेंट वेक्टर। ओके, राइट। ओके, अब इसी में
बोल दिया आपको कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते ए को, कॉलम अननोन वेक्टर कहते हैं इसको, और बी को कॉलम कांस्टेंट वेक्टर कहते हैं। कंफर्म? अब सॉल्यूशन किसको कहेंगे? आपको मालूम है, फिर से मैं बोल दे रहा कि यहां पे अननोन वेक्टर का सेट वैल्यूज, द सेट ऑफ द वैल्यू फॉर अननोन, द सेट ऑफ द वैल्यू फॉर unknowns for which all three simultaneous equations satisfy. The set of the value or values of the variable which satisfy the three equation simultaneously is called solution. अब if मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स नहीं है तो कहेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। दूसरा, मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स है तो कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। राइट? एनी प्रॉब्लम? हम काम असल जो मैट्रिक्स के लिए लेंगे इसी के लिए लेंगे, इसका तो डिटरमिनेंट से फास्ट हो जाता है, इसके लिए लेंगे रैंक मेथड में। फिलहाल पहला सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा? फॉर बी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं है तो सॉल्यूशन होगा देन कॉलम वेरिएबल वेक्टर को इक्वेट करेंगे, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी करके, इक्वेट करने के बाद एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा, तो आंसर यहां से आ जाएगा सॉल्यूशन। इफ बी नॉट इक्वल टू 0, फॉर बी नॉट इक्वल टू 0, मेरे पास बी नल मैट्रिक्स नहीं, डेट इज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, और मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? एक्स वेक्टर लिखेंगे, ए इनवर्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर लगाएंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरा, फॉर बी नॉट इक्वल टू 0, if determinant of a equal to 0 and adjoint A into B equal to null matrix, क्या है? फॉर बी नल मैट्रिक्स नहीं है, डेट इज नॉन होमोजेनियस, लेकिन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का वैल्यू 0 है
साथ साथ में जब जीरो तो चेक किया, एडजॉइंट ए बी को मल्टीप्लाई किया, इसी में टाइम वेस्ट बहुत हो जाता, इसलिए इस मेथड से नहीं करते। जीरो तो ये तो कंसिस्टेंट होगा, बट क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन। पहला वाला कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा वाला कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस मेथड से हम सॉल्व नहीं करते हैं, बस आपको लिखा दे रहे हैं फॉर द कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कहीं कंसेप्ट में आएगा तो मार दे, वैसे रैंक पे काम करेंगे। तीसरा, फॉर b not equal to 0 if determinant of a equal to 0 and adjoint of a into b not equal to 0, then inconsistent. That is no solution. No solution, right? अगला, for b equal to null matrix that is homogeneous if determinant of a not equal to 0, then unique trivial solution. Unique trivial solution. Last, for b equal to 0 null matrix if determinant of a equal to 0, then infinite solution, non-trivial or trivial, non-trivial or trivial। ये हुआ, मैंने बताया था कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, उसका सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। होमोजेनियस इक्वेशन कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता है। अब हम लोग प्रोसीड टू फाइंड सॉल्यूशन बाय रैंक मेथड क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर टू फाइंड सॉल्यूशन बाय रैंक मेथड। इसमें मैट्रिक्स ए था A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, B X मैट्रिक्स था X Y Z, B मैट्रिक्स था B1 B2 D3। इसको तो क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स C जनरेट करेंगे, कैसे, इस मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड
augmented मैट्रिक्स, राइट? इसको सीखा, एनी प्रॉब्लम? तो इधर वाला पार्ट, इधर वाला कॉलम बी मैट्रिक्स का होगा, इधर वाला कॉलम ए मैट्रिक्स का होगा, कंफर्म? अब इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। रोज ट्रांसफॉर्मेशन से इक्विवेलेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट? पहले मैट्रिक्स ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, तो मैट्रिक्स बी कांस्टेंट वेक्टर मैट्रिक्स, कांस्टेंट कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे सी, ए और बी को ज्वाइंट करके, और इस मैट्रिक्स को हम इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तब डिसाइड होगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है रैंक के अकॉर्डिंग। अब देखो लिख रहे, पहला ये होने के बाद, ये इतना करने के बाद, पहला इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, rank of matrix augmented matrix equal to number of unknown, then unique solution, right? नंबर 2, हाँ इस रैंक को शॉर्ट में आर लिखते हैं, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड, राइट? शॉर्ट में रैंक को आर लिखते। दूसरा, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये दोनों लेस देन नंबर ऑफ अननोन दैट इज वेरिएबल। तीन वेरिएबल है, इन दोनों का रैंक बराबर है, बट इन दोनों का रैंक दो ही है, तो कहेंगे इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम है, कंसिस्टेंट ये भी है, कंसिस्टेंट ये भी है। शॉर्ट में लिखना हो तो यहां पे लिखेंगे स्मॉल आर, यहां पे स्मॉल आर, ओके? तो इसका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, राइट? लास्ट इसका if rank of A not equal to rank of augmented matrix, then no solution, that is
inconsistent, that is inconsistent. इसको समझाने के लिए एक प्रॉब्लम का टाइम बचा है, एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद हम क्लास स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन लेके आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आता है ये सब चीजें। एक क्वेश्चन है 4x 3y सॉरी 4x 3y plus 6z 25 x plus 5y plus 7z equal to 13, 2x plus 9y plus z equal to 1। इससे पहले मैट्रिक्स A फाइंड करेंगे 4 3 6 1 5 7 2 9 1। बी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे 25 13 1। एक्स मैट्रिक्स x y z। सी मैट्रिक्स ऑगमेंटेड फाइंड करेंगे 4 3 6 1 5 7 2 9 1। इधर बी वाला 25 13 1। इसको क्या करेंगे, ये वाला पार्ट ए वाला हो गया, ये वाला पार्ट बी वाला हो गया। इसको रो ऑपरेशन लगा के इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे और इजीली पता चल जाएगा इसका सॉल्यूशन है या नहीं है तो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, और साथ साथ सॉल्यूशन भी फास्ट में निकलेगा, सॉल्यूशन भी फास्ट में निकलेगा। पहले क्या करते, रो ऑपरेशन आया था फर्स्ट रो सेकेंड को इंटरचेंज कर लेते, क्योंकि यहाँ 1 है तो काम हो जाता। तो सी मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे 1 5 7 13 4 3 6 25 2 9 1 1। कहां से लाया, R1 को R2 से इंटरचेंज किया, इतना काम किया। 9 तो ये इसके इक्विवेलेंट ही आया, इक्विवेलेंट ही लिखा जाएगा। अब इसके इक्विवेलेंट फिर एक मैट्रिक्स आएगा, रो कॉलम मैट्रिक्स के बाद, रो कॉलम ट्रांसफॉर्म, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन के बाद मैट्रिक्स, जो नया मैट्रिक्स आता है वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आता है। क्या आता है, जैसा रो ऑपरेशन डिटरमिनेंट में लगा था वैसा रो ऑपरेशन इसमें भी लगेगा, लेकिन यहां पे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन या रो ही ऑपरेशन जनरली यूज कर रहे हैं हम। तो रो ऑपरेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो इक्विवेलेंट ही मैट्रिक्स आएगा। डिटरमिनेंट में अलग था, देखते थे कि रो ऑपरेशन लगाते थे क्या क्या आ रहा है वो सब देख रहे थे, लेकिन यहां रो ऑपरेशन जब लगाएंगे तो इक्विवेलेंट ही मैट्रिक्स आएगा, तो पिछला का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये 1 हो गया तो इसको 0 टारगेट करना है, तो R2 में फर्स्ट वाले को 0 करना है, तो R2 माइनस 4 R1, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सबट्रैक्ट कर दूं तो 0 हो जाएगा। तो ये वाला 1 5 7 13 यहां पे
तो R2 माइनस 4 R1, 4 माइनस 4 0, 3 में से 20 गया माइनस 17, 7 में से 24 गया 7 चौके 28, 6 में से 28 गया माइनस 21, सॉरी 6 में से माइनस 28 गया, डेट इज माइनस 22, और यहां पे 25 में से 52 गया माइनस 27, राइट। इसको भी जीरो बनाना, क्योंकि इसके बाद तो ये जीरो है तो इसका जीरो होना तो कंपलसरी है। R3 को रिप्लेस करते R3 माइनस 2 R1 से, तो ये वाला ऑपरेशन से ये 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 10 माइनस 1, 1 माइनस 14 माइनस 13, 1 माइनस 26 माइनस 25, इतना आया। अब इसको 1 करूं, कोई दिक्कत है या 1 करूंगा तो क्या करूंगा, माइनस 1/17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं भी करूं तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ये। लेकिन इसको जीरो करना कंपलसरी है। मैंने बताया है कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना, इसके राइट में दूसरा रो में पहला एलिमेंट नॉन जीरो, तो इसके राइट में ये नॉन जीरो है, आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको जीरो होना कंपलसरी इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए, और ये 1 करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉन जीरो होना। 1 कर भी दिए तो 1 कैसे करोगे, माइनस 1 अपॉन, मतलब R2 को रिप्लेस करोगे माइनस 1 अपॉन 17 से मल्टीप्लाई करके, फिर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना छोड़ सकते। अब यहां पे 1 5 7 13, ये वाला भी काम का हो गया, माइनस 17, ये माइनस 22 माइनस 27। अब इसको तो जीरो ही रखना है, तो हम क्या करेंगे, रो 3 ऑपरेट करेंगे। रो 3 में ऑपरेट कैसे करेंगे, रो 3 को पहले 17 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देंगे रो 2 से। इसको 17 से मल्टीप्लाई कर तो माइनस 17 हुआ, और सबट्रैक्ट करो तो प्लस हुआ, जीरो हो जाएगा। तो यहां तो जीरो पहले से, यहां जीरो, यहां जीरो, ये जीरो ही आएगा। अब ये माइनस 17 हुआ यहां पे, और फिर माइनस माइनस प्लस 17, तो ये भी जीरो आ गया, राइट, राइट, ओके, कंफर्म। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस एलिमेंट के लिए, तो यहां पे माइनस 13 17 रखेंगे, माइनस 17 इंटू 17 इंटू माइनस 13 माइनस, फिर माइनस 22 करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 199 आएगा यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन, ओके, राइट। और यहां पे कैलकुलेट करेंगे, रखेंगे यहां पे रखेंगे माइनस 27 R3 की जगह, और उसमें से माइनस माइनस प्लस 25 से कितना आएगा, माइनस 398, इतना आएगा, 398 आ गया। अब मेरा काम कंप्लीट हुआ, ये सी वैट मैट्रिक्स इक्विवेलेंट आ गया, इतना आप नोट कर लिए होंगे। अब देखो ये वाला पोर्शन रैंक ए का डिसाइड करेगा, तो रैंक ए
वन नॉन जीरो, वन नॉन जीरो, वन नॉन, सारे रो नॉन जीरो है, तो रैंक इसका 3 हुआ। रैंक ए दैट इज रैंक ऑफ सी कह सकते हैं इसको ऑगमेंटेड का। तो इसमें कॉलम ज्यादा है, रो कम है, तो रो के अकॉर्डिंग ही होगा। मैंने बताया था कि आर अगर लेस देन हो और सी ज्यादा हो तो आर से डिसाइड होगा, और आर ज्यादा हो सी कम हो तो सी से डिसाइड होगा। तो यहां आर कम है, सी ज्यादा है, कॉलम ज्यादा है, रो कम है, तो रो से डिसाइड होगा। तो एक, जब ए का देख रहे थे इसको नहीं देखा था, ए का देखने में इसको ढक दिया था ए में, 1 2 3 नॉन जीरो था एक, ये भी नॉन जीरो 2, ये भी नॉन जीरो 3 आ गया। लेकिन जो ऑगमेंटेड देखेंगे इसका तो कंप्लीट देखेंगे, तो इसमें 1 2 3 4 4 कॉलम, रो 1 2 2 3, तो रो के अकॉर्डिंग ही इसका ये आएगा, रो के अकॉर्डिंग ही इसका रैंक आएगा। अब रैंक इसमें गिनेंगे यहां से यहां तक, देखिए ये नॉन, एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है ना, इसमें 1 हुआ, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है 2, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है 3, यहां से यहां तक देखने हैं, तो तीनों में नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका रैंक भी हो गया 3। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन क्या हो गया, नंबर ऑफ अननोन भी 3 ही है, एक्स वाई जेड है, 3 है, एक्स वाई जेड, नंबर ऑफ अननोन कितना है 3, एक्स वाई जेड। तो अब पहला कंडीशन फुलफिल हुआ, तो इसका आएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आने के बाद अब इसमें डायरेक्ट यहां से ए लिख लेंगे, यहां पे ए वाला पोर्शन 1 5 7 0 -17 -22 0 0 -199। फिर यहां पे लिख लेंगे अननोन वेक्टर, और फिर यहां पे लिखेंगे ये वाला डी 13 -27 3 -398। ओके, अब यहां से सॉल्यूशन फटाफट निकल जाएगा। पहले थर्ड रो का कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 0 × x 0 0 × y 0, तो आया -199 इंटू z। हाँ, वहां पे बोले थे इसको 1 करो या नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रहेगा रैंक। तो -70z आज इसके इक्विवेलेंट आएगा, तो वो -398, z का वैल्यू आया 2 डिवाइड करने के बाद। उसके बाद सेकेंड कॉलम का 0 × x 0, तो -17y -22z इक्वल टू इससे -27। अब इसमें z का वैल्यू आ चुका है -17y -22 इंटू 2 इक्वल टू -27। यहां से y का वैल्यू निकाल लेंगे। फाइनली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई का निकल चुका है, पुट करेंगे एक्स वाई, सॉरी वाई जेड निकल चुका है, पुट करेंगे वाई जेड, एक्स निकल जाएगा, एक्स निकला, वाई निकला, जेड निकला। तो हम इस प्रोसीजर में ये भी डिसाइड कर लिए कि इसका सॉल्यूशन आया कि नहीं आया, यूनिक आएगा कि नहीं आएगा। इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के, वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई विल स्टॉप हियर।